दोस्तों, मैं कभी कभार क्लास में बच्चों से एक सवाल करता हूँ कि वो लोग हाथ अपना ऊपर करो जिनके पेरेंट्स या रिलेटिव्स में से कोई आर्मी में जॉब कर रहा है। तो जिन बच्चे के पेरेंट्स या रिलेटिव्स जो आर्मी में होते हैं तो वो अपना हाथ ऊपर करते हैं। फिर मैं उनसे सवाल करता हूँ कि वो बच्चे हाथ ऊपर करो जिनके पेरेंट्स या रिलेटिव पुलिस डिपार्टमेंट में, तो वो बच्चे अपना हाथ ऊपर कर देते हैं। फिर मैं उनसे सवाल करता हूं कि इन दोनों फील्ड या दोनों जॉब्स में क्या अंतर रहता है। फिर वो कहते हैं सर कोई अंतर नहीं है, वो भी देश की सेवा है, ये भी देश की सेवा है। और फिर मैं उनसे कहता हूं कि आप लोगों ने हमेशा आर्मी के आगे इंडियन आर्मी लिखा हुआ आप सुनते हैं या बोलते हैं इंडियन आर्मी, कभी उनके आगे या महाराष्ट्र आर्मी, पंजाब आर्मी, हरियाणा आर्मी, कोई ऐसे अल्फाज आपने नहीं सुने होंगे। तो पुलिस के आगे भी ऐसे ही आपने कभी भी इंडियन पुलिस नहीं सुना होगा। हाँ, वैसे अगर बाहर हम किसी और कंट्री में रह रहे हैं या कभी कभार हम कॉमन बात करते हैं तो हम इंडियन पुलिस बोलते हैं, लेकिन हम आमतौर पर सुनते हैं पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, ये शब्द बोलते हैं। तो पुलिस को हम लोग इंडियन पुलिस या आर्मी को हम महाराष्ट्र आर्मी या यूपी की आर्मी हम क्यों बोलते हैं, इसका जवाब बच्चों के पास नहीं रहता। तो आज आज यही चीज क्लियर करने जा रहे हैं हम अपने चैप्टर के थ्रू, जिसका नाम है फेडरलिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। दोस्तों, पहली बात तो ये मानकर चलें कि ये हमारा जो दूसरा चैप्टर है सिविक्स का फेडरलिज्म, ये हमारा पहला चैप्टर पावर शेयरिंग का ही दूसरा हिस्सा है, उसी से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें भी पावर को शेयर करना ही बताया गया है। तो पावर शेयर होती है जिसको फेडरलिज्म बोला जाता है। अब पावर शेयर कहां कहां पे होती है? पहली पावर जो होती है वो होती है सेंट्रल अथॉरिटी की पावर। मतलब जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम केंद्रीय सरकार बोल देते हैं, जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनकी गवर्नमेंट, हम सभी को पता है, हम इंडिया के निवासी हैं, हम देश में रह रहे हैं, तो भारत की सरकार है जो केंद्रीय सरकार है वो श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। ठीक है जी। और उसके अलावा जो पावर डिवाइड होती है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब स्टेट्स में पावर डिवाइड हो रही है। जैसे हरियाणा की स्टेट में अलग पावर है, पंजाब में अलग है, मेघालय में अलग है, यूपी में अलग है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में भी एक गवर्नमेंट है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट या स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, जहाँ पे अलग अलग चीफ मिनिस्टर रूल करते हैं। जैसे पंजाब में श्री भगवंत मान है, हरियाणा में कोई और है, राजस्थान में कोई और है। तो ऐसे जो है इसी सिस्टम को फेडरलिज्म बोला जाता है। मतलब टू और मोर टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड दी फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की कुछ ना विशेषताएं हैं, कुछ खासियत है बड़ी कमाल की, जो सुनकर या पढ़कर हमें अच्छा लगता है। वो क्या है? पहली बात तो ये है कि सेंट्रल के पास अपनी पावर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके पास अपनी पावर्स है। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स, जो अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास अपनी अलग पावर्स हैं। तो अपनी अपनी पावर्स को एंजॉय करते हैं। दूसरी विशेषता, सबसे खासियत विशेषता ये है कि ये दोनों गवर्नमेंट एक ही तरह के सिटीजन्स पे रूल कर रही हैं या उनको गवर्न कर रही हैं। मतलब वासी हम सिटीजन तो इंडिया के ही हैं, लेकिन हम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी काम करते हैं या रहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी रहते हैं। तो ऐसे ये दोनों तरफ से होता है। तो तीसरी जो खासियत ये है कि इनके पास पावर्स जो ऐसे नहीं आ गई, ये प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है। हमारा जो देश का संविधान है उसमें ये सारी पावर्स बताई गई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि अगर बाय चांस सेंट्रल गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में कुछ तकरार हो जाए, या मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स की में अपने में कुछ तकरार हो जाए, स्टेट टू स्टेट कुछ उनका जो मनमुटाव हो जाए या कुछ क्लैशेस हो जाए, तो इसमें इंटरफेयर करती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जज जो वो अंपायर का रोल अदा करती है। लास्ट टाइम जो किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें यही चीजें हुई थी। ये पंजाब गवर्नमेंट या अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट ने मिलकर जो उनका जो डिस्प्यूट था सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उसे सॉर्ट आउट किया था एज ए एम्पायर सुप्रीम कोर्ट ने।
तो ऐसे ये कुछ विशेषताएं हैं जो फेडरलिज्म की हैं। तो पावर डिवाइड्स करने के बीच में एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या अलग अलग स्टेट्स हैं उनको डिवाइड किया जाए। तो 1947 से लेकर अब तक बहुत सी चेंजेस आपको देखने को मिले। मतलब कभी स्टेट्स बढ़ जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं, कभी दो स्टेट्स को मिला दिया जाता है, कभी अलग अलग स्टेट्स और डिवाइड हो जाती हैं, कभी दो यूटीज को अलग कर दिया जाता है, कभी उनको एक साथ कर दिया जाता है। तो ऐसे आप बहुत से एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे जम्मू एंड कश्मीर है तो उसमें अब दो यूटीज बन चुकी है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरीज। तो ऐसे ही जैसे दमन एंड दीव एंड दादर एंड हवेली जो है उनको एक साथ कर दिया गया है। तो ये सब चीजें होती क्यों है? होती हैं ये लैंग्वेज के आधार पर, उनके कल्चर, उनकी अथेंटिसिटी के आधार पर। तो इनको अलग अलग किया जाता है। जैसे पंजाब है 1966 में जो है वो प्रॉपर एक पंजाब, जो पंजाबी बोलने वाला एरिया था उसको अलग तौर पर पंजाब बना दिया गया था। ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टेट्स डिवाइड होती हैं और स्टेट्स डिवाइड हुई थी लैंग्वेज के आधार पर। फर्स्ट प्रेफरेंस थी लैंग्वेज और उसके बाद कल्चर या कुछ और चीजें। ठीक है। तो ऐसे जो अलग अलग स्टेट डिवाइड हुई, बाद में वहां की गवर्नमेंट्स जो है इस्टेब्लिश हुई। और सबसे जो बड़ी बात थी कि लैंग्वेज को मान्यता कैसे मिले। तो ऐसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 21 लैंग्वेजेस को ऐड करके और बीच में हिंदी को मिलाकर 22 लैंग्वेज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो प्रमाणित हैं, मतलब संविधान की जो भाई भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। तो ऐसे इनकी जो डिवाइडेशन हुई। का एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। मतलब सेंट्रल अथॉरिटी तो है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, लेकिन उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन कैसे स्थापित हो। तो सबसे जो बेटर हमारे पास एग्जांपल है ना, वो है कोलिजन गवर्नमेंट की। अब ये कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है? एक तो नेशनल जो पार्टी है हमारी, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है, ये सभी नेशनल पार्टीज हैं, बीएसपी है। तो नेशनल पार्टी कभी कभार एग्जिस्ट नहीं कर पाती किसी स्टेट में। तो स्टेट के लोग जो है वो रीजनल पार्टीज को लाइक करते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं अपनी स्टेट में। और जो स्टेट की रीजनल पार्टीज हैं वो अपना दबदबा बनाना चाहते हैं सेंटर में। तो इसमें क्या होना चाहिए? तो इसमें सबसे जो अच्छा फॉर्मूला है या कह सकते हैं एक ब्रह्मास्त्र है, वो है कोलिजन गवर्नमेंट। कि जो सेंटर की कोई पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है सॉरी, तो नेशनल पार्टी कोलाइज करती है किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, स्टेट पार्टी के साथ। तो स्टेट पार्टी को के साथ मिलकर गठबंधन जिसे हम बोलते हैं, गठबंधन करके वो अपने सेंटर में भी गवर्नमेंट बना लेती हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट है या रीजनल गवर्नमेंट है उनका दबदबा सेंटर में भी बन जाता है जब वो कोलाइज करते हैं या गठबंधन करते हैं नेशनल पार्टी के साथ। तो ऐसे कोलिजन गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़ा पार्ट है फेडरलिज्म का। अब उस बात पे आते हैं जो हमने स्टार्टिंग में की थी कि पंजाब आर्मी क्यों नहीं होती या हरियाणा आर्मी क्यों नहीं होती और इंडियन पुलिस क्यों नहीं होता। हमेशा महाराष्ट्र पुलिस, पंजाब पुलिस, यूपी पुलिस क्यों होता है? देखिए, हर एक जो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके पास अपनी पावर्स रहती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के पास अपनी पावर रहती है। तो इन दोनों के पास अपनी अपनी पावर यूज करने के लिए कुछ फील्ड्स, कुछ विषय होते हैं, कुछ लिस्ट होती हैं जहां पर वो अपनी पावर को यूज कर सकते हैं। तो इंडियन आर्मी आती है यूनियन लिस्ट के अंडर। ऐसे यूनियन लिस्ट में कई चीजें आ जाती हैं, जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट है या आर्मी है, इंडियन आर्मी है या रेलवे डिपार्टमेंट है। ये ऐसे डिपार्टमेंट है जिसपे कानून हमेशा सेंट्रल अथॉरिटी बना सकती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है या पुलिस डिपार्टमेंट है, तो इस पे हमेशा कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट या स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती है। तो जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कानून बनाती है, जो पावर रहती है, तो उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट। और जहां पर स्टेट गवर्नमेंट अपना कानून बनाती है उसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। इसके अलावा कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट रहते हैं, कुछ ऐसे भी फील्ड रहते हैं जहां पर दोनों गवर्नमेंट्स कानून बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। उसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। अब इसमें एग्रीकल्चर भी आ जाता है, मैरिज एंड अडॉप्शन भी आ जाता है। और इसके अलावा जो कभी कभार ऐसे जो फील्ड्स हैं या ऐसे सब्जेक्ट रह जाते हैं जिसपे कोई भी कानून नहीं बना पाता, मतलब वो छोटे छोटे कुछ फील्ड्स रह जाते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी नहीं आते, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी नहीं आते।
तो उस पे कानून कौन बनाएगा? तो ये अपने आप जो कानून चला जाता है सेंट्रल अथॉरिटी के पास। तो कुछ ऐसे फील्ड्स भी हैं जो अपने आप जिस पे पावर चलती है सेंट्रल अथॉरिटी की। तो उसके बाद जो लास्ट आपका जो टॉपिक बचता है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन अब क्या है? देखिए, यूनिटरी गवर्नमेंट जो होती है उस पे क्या है कि सेंटर जो है वो स्टेट को पावर बांटती है और उनका ही रूल चलता है। तो हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अलग पावर है और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर्स है, जिसे हम फेडरलिज्म बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश की जितनी पॉपुलेशन है माशाल्लाह, तो क्या उसमें ओनली स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट सरवाइव कर पाएगी? नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूट पावर्स करने की और ज्यादा जरूरत रहती है। तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, कि पहले जो पावर चली सेंटर से स्टेट तक, अब स्टेट से आगे क्या होगा? अब स्टेट से आगे आ जाती है लोकल गवर्नमेंट, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। लोकल गवर्नमेंट में जैसे हमारे शहर के एमएलएज रहते हैं या विलेजेस के सरपंच रहते हैं, तो लोकल गवर्नमेंट जो रहती है उनके लिए इजी हो जाता है जो लोकल लोगों की समस्याओं पे काम करना या उनकी उनके लिए काम करना, उनके लिए रोड्स और स्ट्रीट वगैरह बनाना। तो ये सब चीजें जो है इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, के सारी जो पावर है वो नीचे तक बांट देते हैं। इवन एक वार्ड का एमसी भी रहता है कि अपने एरिया को वो देख सके, जांच सके। एक विलेज में उसे मेंबर बोलते हैं, सरपंच का मेंबर रहता है, वो अपनी गली को, अपने इर्द गिर्द की कम्युनिटी को वो संभालता है। तो ऐसे पावर को जितना भी मतलब आगे ले जा रहे हैं, डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, तो इसी सारे सिस्टम को फेडरलिज्म बोला जाता है। तो है ना कमाल की चीज फेडरलिज्म के पावर को जितना भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आज का चैप्टर दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आया है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो अभी कर दीजिए। अभी कर दीजिए, जो रेड कलर का बटन आ रहा है उसको दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम पर पहुंच जाए। तो इजाजत लेते हैं दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।